नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व में राजनीति का। आज पाठ नंबर 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत। उसका एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं, दूसरा आज है। तो अब आज का टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन, अर्थात जो हमने देखा था पहले वीडियो में कि जिसको हम यूएसएसआर बोल रहे थे, सोवियत संघ बोल रहे थे, वो धीरे धीरे उसमें से एक एक गणराज्य अलग हो रहे थे। तो उसको हम डिटेल में देखते हैं कि उसका विघटन किस प्रकार से हुआ। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्रत्येक घटना के लिए कोई न कोई कारण जिम्मेदार होता है, परंतु यदि हम दोनों की तुलना करें तो साइंस में जो कारण होते हैं वो एक निश्चित होते हैं। साइंटिफिक तरीके से कहा जा सकता है कि यदि यही कारण है तो इसका परिणाम ये होगा। कारण राजनीति विज्ञान में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी निश्चिंतता नहीं होती जितनी जनरल साइंस में होती है। यहाँ कुछ मजबूत होते हैं कुछ कारण, और कुछ अनुमान के आधार पर भी होते हैं, लेकिन कारण यहाँ भी होते हैं किसी चीज़ के घटना के घटित होने के। तो उनमें से देखते हैं कि ये विश्व की दूसरी बड़ी महाशक्ति थी। पहली अमेरिका थी, दूसरी बड़ी महाशक्ति का अचानक ही बिखर जाना सभी राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। संसार में ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई सरकार गिरी हो या किसी राजनीतिक व्यवस्था देश का विघटन हुआ हो, लेकिन पूर्व सोवियत संघ का विघटन होना अपने आप में ही एक अलग उदाहरण है। और इसके विघटन से कुछ विशेष कारण भी जरूर रहे होंगे जिनसे हमको सबक सीखना भी जरूरी होता है। तो पहला जो कारण था, हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का जो प्रमुख कारण था वो था इसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब इतनी ये कमज़ोर हो चुकी थी कि लोगों की जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध या अवरुद्ध हो चुकी थी, आगे उन अर्थव्यवस्था में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। इसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बड़ी कमी हो गई थी। जो लोगों की ज़रूरतमंद की चीज़ें थी वो भी अब लोगों को नहीं मिल रही थी। सोवियत संघ का आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को अब शक की नज़र से देखने लगा कि उन्हें जब ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं मिल रही है तो व्यवस्था हमारे लिए कर क्या रही है, उस पर अब सवाल खड़े किए जाने लगे। यदि हम इस बात को थोड़ा विश्लेषण करें कि सोवियत संघ में साम्यवादी सिस्टम था, वहाँ पर संपूर्ण संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था। जो उत्पादन होता है वो भी राज्य के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हुई। तो हमें पता चलता है कि इन संसाधनों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने जनता की सुविधाओं के लिए खर्च नहीं किया, बल्कि परमाणु हथियारों का अनुसंधान करने और सैन्य सामानों पर खर्च किया। इन संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी यूरोप के जो छोटे देश यूएसएसआर के पिछले गुट थे वो उस ग्रुप में थे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने या उनके विकास को पूरा करने पर खर्च किया गया ताकि वो सोवियत संघ की साथ बने रहें। और इस कारण से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल या बहुत कमज़ोर हो गई। दूसरा हम कारण देखते हैं कि जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पश्चिमी यूरोप के देश है जिनमें यूरोपियन है और अमेरिका भी है, तो वो पश्चिम विश्व के देश सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी में बहुत आगे पहुंच चुके थे। रूस या यूएसएसआर, सोवियत संघ ये पिछड़ते हुए जा रहे थे, और इस बात की जानकारी सोवियत संघ के आम नागरिकों तक भी पहुंच चुकी थी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी राज्य व्यवस्था की तुलना करने लगे, और उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि पूंजीवादी व्यवस्था है वो हमारी इस साम्यवादी व्यवस्था से बेहतर है। लेकिन अब तक जो उन्हें पढ़ाया जा रहा था, यही पढ़ाया जा रहा था कि सोवियत संघ कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके दिमाग में पश्चिमी व्यवस्था की अच्छाइयाँ बैठती जा रही थी। तो इस कारण से सोवियत संघ के लोगों में राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें धक्का लगा। यदि हम तीसरा कारण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर और केंद्रीकृत सिस्टम था। कठोर भी था जिसमें लोगों को जो सुविधाएं भी नहीं थी, और केंद्रीकृत का मतलब होता है कि नियंत्रण करने की जो शक्ति है या निर्णय करने की शक्ति है वो एक ही जगह थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 70 साल का शासन करने के बावजूद भी प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप गतिरुद्ध हो चुका था, अवरुद्ध हो चुका था, और ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही।
और क्यों नहीं रही? क्योंकि उनमें जो गलतियां वो करते थे उनको सुधारने की क्षमताएं नहीं थी। प्रशासन में खुलेपन के वो विरुद्ध थे, अर्थात वो नहीं चाहते थे कि कैसे प्रकार डिसीजन होता है, राज व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती है, ये सूचना आम जनता तक पहुंचे। जनता से उचित माध्यमों के द्वारा संपर्क भी नहीं था इनका, जैसे वर्तमान समय में होता है सोशल मीडिया या और जनसंपर्क के साधन है, उस टाइप के इन्होंने प्रयोग भी नहीं किए थे। तो इस कारण से इनको जनता के साथ भी संपर्क बहुत कम था। आम जनता प्रशासन से अलग थलग पड़ गई इन सभी कारणों से, और पार्टी के जो अधिकारी थे जिनको आम लोगों से बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार था, वो सरकार पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात आम जनता को अखरने लगी कि सभी लोग सामान्य साम्यवादी जब ये कहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना की जाएगी, तो फिर पार्टी के जो विशेषाधिकार, कुछ उच्च पदों पर जो लोग हैं उन्हें विशेषाधिकार क्यों प्राप्त है? तो इसी कारण से जनता का और सरकार का विश्वास, जनता का सरकार से विश्वास टूटने लगा। अब हम इस प्रश्न पर गौर करते हैं कि इस प्रकार के सुधार तो मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा किए गए थे। उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइकी की नीति अपनाई गई थी, जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ग्लासनोस्त का मतलब है क्या था? खुलेपन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना है। पर हम देखते हैं कि फिर भी ये क्यों आखिर में टूटने को कगार पर आ गया। तो इसका विश्लेषण करते हैं तब पता हमें चलता है कि गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था में सुधार करने की ढील तो दी, परंतु लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षा या उम्मीदें इतनी बढ़ गई, उनमें बहुत ज़्यादा ज्वार उमड़ पड़ा, और जिसका शायद ही किसी लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि जनता इतनी ज़्यादा उम्मीद कर पाएगी। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि नॉर्मली आवश्यकताओं के बारे में विशेषकर देखें तो आप विलासिता की जो लग्जरियस चीज़ें उनकी आवश्यकताओं के बारे में कहा जाता है कि जितनी आप आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आवश्यकताओं की डिमांड या हमारी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही हाल उनके साथ हुआ, सोवियत संघ के लोगों के साथ, कि गोर्बाचोव ने उनकी कुछ इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छाएं और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ गई। वही हाल सोवियत संघ की जनता के साथ होता है। वहाँ की जनता को अब सोचने लगी एक तरफ कि गोर्बाचोव तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए, जो उनकी आकांक्षाएं ज़्यादा थी वो तो चाह रहे हैं कि गोर्बाचोव को ज़्यादा सुधार करने चाहिए। तो वो क्या धीरे धीरे धीरज खोने लगे, उनका विश्वास उठने लगा कि हमें ज़्यादा उम्मीद चाहिए, फिर भी ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब तक जो कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पदों पर लोग थे, उन्हें अपने जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो त्यागने पड़ रहे थे। तो वो इस बात से भी नाराज़ थे कि गोर्बाचोव जल्दीबाजी कर रहा है, क्योंकि उनका अंदरूनी बात तो ये थी कि उन्हें विशेषाधिकारों का त्याग करना पड़ रहा था। तो इस वजह से वो एक तरफ तो जनता उनसे ऊब गई थी कि ये बहुत धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे जो उच्च पदों पर थे, जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो भी नाराज थे कि इन्होंने सुधार कर दिए तो क्या होगा, हमारे विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की जो खींचातान की स्थिति थी उसमें गोर्बाचोव का समर्थन कोई भी नहीं दे पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्यों दोनों तरफ से जब समर्थन नहीं मिल रहा तो आदमी को असफलताएं मिलती है। चौथा महत्वपूर्ण कारण था कि जो सोवियत संघ के छोटे छोटे गणराज्य थे उनमें अब धीरे धीरे संप्रभुता और राष्ट्रवाद की भावनाएं जागने लगी। तो रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश इस लहर में शामिल थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल है वर्तमान में। जब रूस, यूक्रेन और बाल्टिक गणराज्य इस लहर में शामिल हो गए, राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का एक अंतिम और महत्वपूर्ण कारण भी साबित हुआ। पर कुछ लोगों का विचार मानना है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी। ऐसा ही नहीं है कि लास्ट में जाके हुआ, पहले भी थी। चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ के अंदरूनी संघर्ष होना ही था, क्योंकि लोगों का मानना था कि सोवियत संघ के जो आकार है, विविधता है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था। आंतरिक समस्याओं को देखते हुए उन्हें लग रहा था कि विघटन अवश्य होना ही था। कुछ लोग मानते हैं कि गोर्बाचोव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़का दिया कि उस पर अब शासकों का नियंत्रण भी नहीं रहा। तो इस घटना में एक और विडंबना ये रही कि लोग अब तक ये सोचते थे कि मध्य एशियाई गणराज्य
जिनमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये शामिल है, कजाकिस्तान भी है, कि राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे पहले यहाँ पर दमदार रूप में उभरेगा, क्योंकि ये गणराज्य धार्मिक और नस्ली दोनों ही रूप से रूस से अलग थे। आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, परंतु हुआ उल्टा। सोवियत संघ के प्रति जो राष्ट्रवादी असंतोष उभरा वो सबसे पहले यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य, जिनमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र के जो देश है उनमें सबसे पहले नजर आया, ना कि मध्य एशियाई के देशों में। यहाँ से के आम लोग अपने आप को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। उनके मन में ये विचार भी घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की वजह से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मतलब यह है कि उनसे पैसा लिया जाता है सोवियत संघ के द्वारा, और जो पिछड़े इलाके जिनमें खर्च किया जा रहा है। जैसा कि वर्तमान में अभी आपने देखा होगा, एक साल पहले ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से निकलने की या बाहर निकलने की घोषणा कर दी, जिसे ब्रेग्जिट भी बोला जा रहा है। और इनमें भी इसी प्रकार की भावनाएं घर कर रही हैं कि ब्रिटेन एक समृद्धशाली देश है, जबकि जो छोटे छोटे देश है जिनको यूरोपीय संघ में बनाए रखने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पैसा उन पर खर्च क्यों करें। तो इन्होंने भी यूरोपीय संघ से निकलने की ब्रिटेन ने घोषणा कर दी। तो अब हम देखते हैं कि इस जो विघटन हुआ था यूएसएसआर का, उसके परिणाम क्या हुए। तो प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है, तो उसका परिणाम भी होता है, सीधी सी बात है। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए। उसमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अब तक हम जो शब्द सुनते आ रहे थे, दूसरी दुनिया, अर्थात जिनको हम साम्यवादी समूह कहा जाता था, जिसका प्रतिनिधित्व यूएसएसआर कर रहा था। तो आपको पता होगा पहली दुनिया किसको कहा जाता है? उन देशों को जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। तो जो दूसरी दुनिया थी जो साम्यवाद का समर्थन करते हैं, अब ये शब्द लगभग सा समाप्त हो गया दूसरी दुनिया, क्योंकि जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो उसको जो लीड करने वाला, प्रतिनिधित्व देने वाली जो संस्था है साम्यवादी विचारों को, वही अब समाप्त हो गई। तो दूसरी दुनिया का पतन होने से अब क्या हुआ? शीत युद्ध भी खत्म हो गया। जो शीत युद्ध और जो संघर्ष चिंता का काल था वो भी समाप्त हो गया। अब पूंजीवाद एवं साम्यवाद में जो विचारधारा की लड़ाई थी वो भी लगभग खत्म सी हो चुकी थी, और इस लड़ाई में पूंजीवाद बढ़त बना चुका था। तो शीत युद्ध के खत्म होने से हथियारों की जो दौड़ थी वो भी अब खत्म होगी, क्योंकि आपस में डर नहीं रहा कि कोई मुझ पर आक्रमण करेगा, क्योंकि अब सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं थी। सैन्य गुटों का निर्माण भी नहीं हो रहा था, जैसे शीत युद्ध में नाटो और वर्षा का हुआ था, उस प्रकार का अब नहीं हो रहा है। और विश्व में एक नई शांति की स्थापना की उम्मीद की जाने लगी कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो विश्व में शांति स्थापित होगी। तो बड़ा जो परिणाम था कि शीत युद्ध की समाप्ति और दूसरी दुनिया जो शब्द है वो कमज़ोर पड़ गया, पतन हो गया, और लोग बाग उम्मीद करने लगे कि विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ, वैश्विक शक्ति संबंधों का बदलना। मतलब क्या है कि अब तक जो शीत युद्ध देखा था उसमें आपने दो ग्रुप देखे, दो ब्लॉक्स देखे पावर के। एक ध्रुव था अमेरिका के पास, दूसरा ध्रुव सोवियत संघ के पास। अब जब एक अपने अंतिम क्षणों में अंतिम सांस ले रहा है विघटन होने की में, तो लोगों को लगा कि अब किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेगी, और व्यवस्था जिस प्रकार की रहेगी लोगों का संबंध उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो अब अनुमान लगाने लगे लोग कि पहला जो अनुमान था वो ये था कि अब एक ही महाशक्ति बचेगी, उसी का दबदबा रहेगा एवं एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। दूसरा अनुमान था कि कई देश या देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वो मोहरे बनकर उभरेंगे और एक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है जहाँ पर अधिकांश शक्ति एक शक्ति के या एक देश के नियंत्रण में होती है और पूरा विश्व उसी के इशारों पर कार्य करता है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है अब ना कोई एक पावर है ना दो है, बहुत से शक्ति के संगठन आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, किसी का वर्चस्व नहीं होगा। तो दो कल्पनाएं की जा रही थी कि एक मान रहे थे कि दोनों में से एक तो पतन हो ही चुका है सोवियत संघ का, तो अब अमेरिका बची है, वो एक शक्ति के रूप में उभरेगा। दूसरे लोग ये मान रहे थे कि अब बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा, क्योंकि या तो बहुत से देश अलग अलग रूप में या एक संगठनों के रूप में उभरेंगे, वो मोहरे बनेंगे, अर्थात शक्ति का नियंत्रण उनके हाथ में भी रहेगा। जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा बहुध्रुवीय विश्व में। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा, लेकिन
दोनों में से जो पहली अनुमान था वो ज़्यादा मजबूत रहा और अमेरिका का मजबूत समर्थन लोग दूसरे देशों को भी मिलने लगा। और अब जो वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, वो पूंजीवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी या दूसरे देश भी इस व्यवस्था को अपनाने लगे। क्यों अपनाने लगे? क्योंकि जो अब गरीब देश थे उनको दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, विश्व बैंक और IMF। दोनों में अंतर ये है कि विश्व बैंक आर्थिक पुनर्निर्माण या के लिए आपको सहयोग करता है, IMF करता है जब आपकी वित्तीय हालत खस्ताहाल हो। दोनों में कभी डिटेल से बताएंगे दोनों में अंतर क्या है। लेकिन ये दोनों ही संस्थाएं छोटे देशों को आर्थिक विकास के लिए पैसे दे रही है। तो दोनों संस्थाओं में जो सबसे बड़ा देश था, वो सहयोग सपोर्ट करने वाला, स्पॉन्सर करने वाला, वो था अमेरिका। तो अमेरिका की इन दोनों संस्थाओं पर वर्चस्व रहा और इन्हीं दोनों संस्थाओं का जो नियंत्रण था बाकी छोटे देशों पर रहा। तो छोटे देशों ने अब राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई। हालांकि उदारवादी एक आर्थिक सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए और व्यक्ति जितनी संपत्ति अर्जित करेगा उतना उसके पास होगा। लोकतांत्रिक राजनीतिक संकल्पना है जिसमें कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, सरकार के निर्माण में लोगों की सहभागिता होगी। तो छोटे देशों में पूंजीवाद और लोकतंत्र दोनों को अपनाया जाने लगा। तो उनका जो अब जीवन का मूल मंत्र था वो उदारवादी लोकतंत्र को अपनाना था। तीसरा जो प्रभाव था वो था कि सोवियत संघ के खेमे के अंत के बाद कुछ देशों को स्वतंत्र पहचान मिली। अब ये देश कौन से थे जिन्हें अब तक कोई जानता ही नहीं था। अब तक इन्हें सब सोवियत संघ के गणराज्य कहते थे। नाम सोवियत संघ का था क्योंकि इनके छोटे छोटे थे, कोई नाम भी अब तक नहीं पहचानता था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इन देशों को स्वतंत्र पहचान मिली। इनमें से अधिकांश देश यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई के जो देश थे वो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का उन्होंने फायदा उठाया। तो वो चाहते थे कि हमारा सभी के साथ संबंध रहे। तो उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखे, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखे, चीन और अन्य देशों के साथ भी उन्होंने अपने संबंध अच्छे बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए खिलाड़ी सामने आए, जिसमें मैं एक बार बता देता हूँ कि मध्य एशिया के देश हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये हैं, और जो बाल्टिक है, मोल्डोवा है, बाल्टिक गणराज्य के जो देश हैं, ये सब देश अब सोवियत संघ के विघटन के बाद सामने आए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए खिलाड़ी आमने सामने आए, परंतु इनमें से हर एक के हित और जो सिद्धांत थे, विचारधाराएं थी, वो या समस्याएं भी कह सकते हो, सब अलग अलग थी। और वो अलग अलग अपने प्रयासों से पूरा करने के लिए दूसरे देशों से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करने लगे। बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।